मस्ताना सर ने बस इतना कहा कि अगर सेटिंग हो रहा है तो करवा लो, ठीक है, करवा लो, हम गारंटर बनेंगे। क्यों गिरफ्तारी हो सकती है आपकी? क्यों आपको लगता है ऐसा? जहाँ पे क्वेश्चन छपा था वहां कुछ लोग गए, कैमरे से फोटो खींचा और वहीं से क्वेश्चन सर्कुलेट हुआ। एक रात पहले जब किसी के पास सपोज अगर 15-20 क्वेश्चन के भी आंसर हैं, वो सीधे सीधे उत्तर, क्वेश्चन में नहीं, सीधे सीधे उत्तर, तो ये कहीं ना कहीं तो डाउट क्रिएट करता ही है। मस्ताना सर को आंसर्स प्रोवाइड किए गए फ़ोन कॉल पे या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उन्होंने इसकी शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? 28 लोग जो नेपाल गए थे, 28 लोगों में सिर्फ एक लोगों को, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ एक लोगों को एक्यूज्ड बनाया गया है। दो लोगों के बयान पे, सिर्फ 2 लोगों के बयान पर उनको उठा के जेल भेज दिया गया और दोनों लोग जबकि इस पार्टी में इंटरेस्टेड है, इंटरवेनर है, तो इंटरवेनर कभी भी फेवर में मस्ताना सर के क्यों ही बोलेगा जब ऊपर से दोनों लोग पास है। व्हाट्सएप कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी व्हाट्सएप पे टाइम में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इवन एक लड़के के मोबाइल में जो व्हाट्सएप वाला मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्वेश्चन भी है, उसने क्वेश्चन के साथ उस आंसर का इंडिकेशन भी दिया है। पास कैंडिडेट है वो भी हमारे साथ है, ये भी आपको बताना चाहिए, वो भी हमारे साथ है। एक माँ बाप का 2 बच्चा है, एक बच्चा, सोचिए कितना रिडिकुलस है, ये बड़ा अजीब सा है कि एक रांची में पढ़ रहा है तो वो जो है झारखंडी है और एक दिल्ली में पढ़ रहा है तो वो झारखंडी नहीं। एक माइक्रोस्कोपिक विधि से सुधीर गुप्ता सर ने बताया कि उन्होंने चेक भी करा लिया था और उन्होंने माइक्रोस्कोपिक विधि से बताया कि नहीं वो एडिटेड है, जबकि एफएसएल का रिपोर्ट अंशु जी कहता है, ये हाई कोर्ट में ये सबमिशन में है कि सिंगल मोबाइल में हमारे छेड़छाड़ नहीं है। जेएसएससी सीजीएल का मामला अब बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, पिछले दिनों मस्ताना सर की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अब मामला चल रहा है। अब कहा जा रहा है कि कुणाल सर भी जल्द से जल्द ही गिरफ्तार किए जा सकते हैं, ऐसा इनका खुद का भी मानना है, क्योंकि इनके सीआईडी की ओर से इन्हें नोटिस 3 बार सर्व किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट से फैसला आना फिलहाल बाकी है। सारे सुनवाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं, अब केवल बाकी है फैसला आना, तब पता चलेगा कि आखिरकार इस मामले में रिजल्ट जारी होगा या अब भी स्टे लगा रहेगा। फिलहाल हमारे साथ कुणाल सर हैं, इस मामले में विस्तार से बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत जोहार लोकतंत्र 90 में। लोकतंत्र के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो जोहार, नमस्कार। और मैं पहली बार लोकतंत्र के चैनल पे आया हूँ, तो उम्मीद है हमारा ये इंटरव्यू अच्छा होगा और आपसे अच्छे प्रश्नों की उम्मीद मैं करूंगा कि जो भी प्रश्न है आप खुल के पूछ सकती हैं मुझसे। जो भी आपके प्रश्न हो, दिमाग में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र के दर्शक भी और झारखंड के जितने भी युवा भी हैं इस जेएसएससी सीजीएल की सच्चाई को जानें कि आखिर इसमें फैक्ट क्या है, क्या फैब्रिकेटेड है, क्या गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जो भी आप पूछना चाहती हैं खुले दिल से आप पूछ सकती हैं। सबसे पहले तो चर्चा चल रही है, आपने भी एक्स पर पोस्ट किया कि आपकी गिरफ्तारी संभवतः हो सकती है। क्यों गिरफ्तारी हो सकती है आपकी? क्यों आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ तार्किक रूप से। सीजीएल को लेके 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं सीआईडी में। एक है 0/01/2025 और दूसरा है 02/2025। 01/2025 जो है मेरी जानकारी में उस केस को टेक ओवर किया गया है, जो जेएसएससी सीजीएल को लेके हुआ है राजेश प्रसाद जी के द्वारा। और दूसरा जो है 02/2025 ये आयोग के द्वारा दर्ज किया गया है। उनका ऐसा आरोप है कि कुछ लोग जो है सरकार की और आयोग की छवि को धूमिल करना चाहते हैं पेपर लीक या फौड़ा के। तो 02/2025 है, जैसा कि आप सबको पता होगा मस्ताना सर फिलहाल जेल में है। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी मामला कोर्ट में पेंडिंग है, मतलब सुनवाई तो पूरी हो चुकी है लेकिन फैसला आना बाकी है। तो जब फैसला आना बाकी है तो उस पर ये 02/2025 पे कार्रवाई करना, वो भी अंत समय में, मतलब 1 साल के बाद मस्ताना सर को, ये बड़ा अजीब सा लगता है। और जबकि मैं मस्ताना सर की सच्चाई बताऊं, मस्ताना सर मतलब एक बहुत ही ईमानदार अफसर, एक बहुत ही काबिल अफसर और बहुत ही तेज तर्रार, बोल्ड, उन्हें किसी बात से सबसे पहले तो डर नहीं लगता। और जब उनके पास सबूत आए थे, मुझसे उन्होंने चर्चा भी किया था, तो मैंने उन्हें 10 बार बोला था, शायद वो जेल से निकले तो एक बार आप उनका इंटरव्यू जरूर लीजिएगा। मैंने उनसे 10 बार कहा था कि सर आप आगे मत आइए, ठीक है, जो भी हम लोग सर देख लेंगे, आप बीइंग ऑफिसर आपको नहीं आगे आना चाहिए मेरे हिसाब से। पर उन्होंने एक ही बात कही कि कुणाल भैया अपने सामने हम लूटते झारखंड को नहीं देखना चाहते हैं। हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि झारखंड लूट रहा है, स्टूडेंट जो है यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं, सिटिंग वाले ज़्यादा हावी हैं, चूँकि वो हजारीबाग में रहे भी हैं, पढ़े भी हैं और उनका बैकग्राउंड भी आप लोग जान लीजिएगा। कई एक एग्जाम के वो टॉपर रह चुके हैं। वो MEA सेंट्रल एसएससी में कई एक एग्जाम में वो टॉपर रह चुके हैं, मतलब बहुत ही वेल क्वालिफाइड, ठीक है। तो उसके बाद जो है मस्ताना सर को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एक रात परीक्षा से 2 रात पहले का वो वीडियो है उनका, वो लाइव थे, ठीक है। जैसा कि बताया जा रहा था कि जो है वो प्रीवियस ईयर की क्लास करवा रहे थे, प्रीवियस ईयर की जबकि क्लास नहीं करवा रहे थे, वो डिस्कशन क्लास थी, ठीक है, लास्ट टाइम। उन्होंने वहाँ पे बच्चों का कमेंट आने लगा, ठीक है, मेरे वीडियोज़ में भी बच्चों का कमेंट आते हैं।
लेकिन मैं उस समय नहीं बोलता हूँ, बोलो कि चलो आगे आएगा तो देखा जाएगा क्या होता है, उसमें हम लोग करते हैं। बस मस्ताना सर की मुझे लगता है ये उनके अंदर का भोलापन कह सकते हैं कि जब बच्चों ने कहा कि सर सेटिंग हो रहा है, सेटिंग की खबरें सर आ रही हैं, तो बस उन्होंने इतना ही कहा जो मेरी जानकारी में है, मैंने देखा भी है, ठीक है, पूरा वीडियो तो मेरे सामने नहीं है, उसको निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो मिल भी जाएगा और एक दिन वो सबके सच जो है सबके सामने भी आएगा। मस्ताना सर ने बस इतना कहा कि अगर सेटिंग हो रहा है तो करवा लो, ठीक है, करवा लो, हम गारंटर बनेंगे, ठीक है। मैंने स्टूडेंट लोगों को सेटिंग कराने के लिए बोला है, एकदम स्पष्ट बोलता हूं, अगर हो रहा है तो सेटिंग करवा लो। अगर बैंक में कोई गारंटर नहीं बनता तो मैं बनूंगा गारंटर। और मैंने ऐसा इसलिए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेटिंग करवाएंगे तो कहीं ना कहीं पेपर बाहर आ जाएगा, और तो मैं गारंटर बन जाऊंगा ना, क्या दिक्कत है? अगर मेरे गारंटर बनने से उसको लोन मिल जाता है, उसका सेटिंग के थ्रू सिलेक्शन हो जाता है तो बेटर है। उनका कहने का सिर्फ तर्क ये था कि जब ज्यादा लोग सेटिंग कराएंगे, जैसे पिछली बार हुआ था, अगर आपको देखी होंगी तो जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर इतने लोगों के पास पहुंच गया था कि खुद ब खुद बाहर आ गया, तो वो छुप ही नहीं पाया। मस्ताना सर का इंटेंशन बस इतना था कि इतने लोगों के पास वो सेटिंग हो जाए ताकि खुद ब खुद वो चीजें बाहर आ जाए, उनका और कोई गलत इंटेंशन नहीं था। लेकिन आप क्योंकि आप सचिवालय में बतौर प्रशाखा पदाधिकारी के तौर पर वो कार्यरत हैं, और इस तरह के बयान अगर वो बिल्कुल पब्लिकली देंगे तो ये तो गलत इम्पैक्ट जाएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें ना कि एक कही हुई बात को दो रूपों में देखा जा सकता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है और शायद वो इसी का आज हर्जाना भुगत रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्टली मैं कहूँ तो, ठीक है, इसी का भुगताना मतलब हर्जाना जो भुगत रहे हैं। पर उन्होंने ये गलत इंटेंशन से नहीं कहा था। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो लाइव सेशन में कमेंट उनका, उन्होंने रिप्लाई दिया कि तुम लोग सेटिंग कराओ, ठीक है, सेटिंग कराओ, हम जो है गारंटर बनेंगे। उनका बस मकसद इतना था कि पेपर लीक की सच्चाई सामने आए, अगर हो रहा है तो। उस समय तो किसी को नहीं पता था कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे पास भी बहुत लोग फोन किए कि ये हो रहा है, लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, कानों से ना सुनूं, मुझे विश्वास नहीं होता, ठीक है। अफवाहों में बात करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। बस सर का इतना ही इंटेंशन था और कोई इंटेंशन नहीं था, और उसी की वजह से मस्ताना सर को जो है आज देखिए जेल की सलाखों के पीछे है। और ये कार्रवाई थोड़ी सी और अनुचित तो मुझे तब लगती है, पूरे 1 साल हो गए, 1 साल से ऊपर हो गए, 13 महीना से ऊपर हो गए, 13 महीना में आज तक इस चीज़ को लेकर, जबकि वो वीडियो तो उन्होंने एग्जाम से पहले बनाया था, ये कार्रवाई अभी तक 13 महीने में आज तक नहीं हुई, ना ही पूछताछ के लिए जो है इतना जो है जो हमारे सीआईडी के ऑफिसर लोग हैं, जो सर लोग हैं, उन्होंने इतना जो है प्रॉम्प्ट कभी नहीं दिखाया। लास्ट टाइम में गिरफ्तारी और जिस तरह से बुला के, ये थोड़ा सा मुझे गलत लगा, ये सही नहीं था। एक मानवता के नाते उनको ये देखना चाहिए था कि उसका टेंशन गलत नहीं था। और ऐसा नहीं है कि हमारे सीआईडी के सर लोग नहीं जानते हैं कि क्या सच्चाई है इसकी, सब लोग जानता है। बस ये है कि अब हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद देखिए सच्चाई, मेरे हिसाब से, मुझे न्यायपालिका में विश्वास है, मुझे लगता है कि सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। बस इतनी सी बात है। उसके बीच में जब उसी केस में 02/2025 में जो आपका प्रश्न था, मैं उस पर आ रहा हूँ। 02/2025 में जो अफवाह वाला है, जिसमें आयोग के सदस्यों के द्वारा ये बताया गया है कि अफवाह कुछ लोगों ने किया, तो जब मामला कोर्ट में है तो इस पर यह कार्रवाई थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा आपको? ये भाई जो मैटर कोर्ट में है तो कोर्ट से साबित होने दीजिए, उसके बाद अगर ये अफवाह होगी तो हम लोग तैयार हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन जब मैटर कोर्ट में है, उस चीज़ बुला के मस्ताना सर को उसमें जेल भेज देना, और ऐसा कहीं मुझे भी लगता है, मुझे भी सूचना ऐसी मिलती है, और ये उनके जो तरीके हैं काम करने को, ऐसा लग रहा है हो सकता है मेरा भी इंटेंशन वही हो, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं मैं इसमें लीड कर रहा हूँ, तो हो सकता है इंटेंशन यही हो कि जो है कुछ लोगों का ईगो भी हर्ट हुआ है इसके बीच। जबकि हमारा कोई ऐसा पर्पस नहीं था कि किसी का ईगो हर्ट करे, हमारा कभी कोई ऐसा पर्पस नहीं रहा। जहाँ गलत हुआ है हमने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई है, और जो सही रहा है उसके अगेंस्ट हमने सरकार का समर्थन भी किया है। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि न्यायपालिका पर आपको भरोसा है, कोर्ट में ये मामला लंबित है और उसी के तहत कार्रवाई हो रही है, सीआईडी जो है आपको नहीं, उसके तहत कार्रवाई नहीं हो रही है, मामला तो कोर्ट में लंबित है। ये अफवाह वाली बात तो तब सिद्ध होगी ना जब कोर्ट में हमारे अगेंस्ट फैसला आएगा, तभी तो सिद्ध होगी ना। हमारा आरोप है कि पेपर लीक हुआ है, हमने उसके मतलब डायमेंशन को नहीं बताया कितना बड़े स्तर पे हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन हाँ मतलब और तौर पे मैं कह सकता हूँ जो इनका एसओपी है ये एजेंसी से है, परीक्षा एजेंसी से है। क्योंकि मैं इस बात की भी प्रशंसा करता हूँ, बार बार करता हूँ, कि जिस हिसाब से इस बार सिक्योरिटी टाइट था, नो डाउट बहुत अच्छा फ्रिस्किंग था, सिक्योरिटी था, अभूतपूर्व था, मैं कहूँ एकदम ऑनेस्टली कहूँ तो अभूतपूर्व था। लेकिन जब सेटिंग जहाँ पे हुआ है, जहाँ क्वेश्चन छपा है, वहीं से जब क्वेश्चन निकला है तो फिर समझिए कि मेन लूप होल। और 2024 का आप देख लीजिए, खुद रिपोर्ट में है, ये केस डायरी में और पेपर में भी दैनिक भास्कर में छपी थी कि जहां पे क्वेश्चन छपा था वहां कुछ लोग गए, कैमरे से फोटो खींचा और वहीं से क्वेश्चन सर्कुलेट हुआ। तो सोचिए आप, लाख फ्रिस्किंग कर लीजिए, लाख सेंटर पे सिक्योरिटी कर लीजिए, हजारों सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए, तो उसके आपको लगता है कि वो पेपर लीक रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, लेकिन हमारा आरोप है भाई पेपर लीक हुआ है, अब उसकी जांच चल रही है, तो हाई कोर्ट से फैसला को आने दीजिए ना, हाई कोर्ट से फैसला को आने दीजिए। आप पहले अगर अच्छा मान लीजिए
ये साबित हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है और जजेस पे अपने भरोसा है। मैं भारत की न्याय व्यवस्था में विश्वास करता हूँ, कानून में विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है, चूंकि ये लड़ाई हमने ईमानदारी से लड़ी है, किसी के कहने पे नहीं लड़ी है, ना ही कोई मोटिवेटेड है किसी से हम लोग। हमको लगता है कि नहीं, गलत हुआ था इस परीक्षा में। तो जब फैसला आएगा तो ये तो 02/2020 जो FIR है तो खुद ही नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो उसके बाद फिर ये क्या तर्क देंगे, उसके बाद फिर ये कौन सा दर्द देंगे? मस्ताना सर जेल गए, उसके बाद इनका क्या जवाब होगा? जब ये आएगा कोर्ट से तो आप इंतजार कर लेते ना, इंतजार करते, उसके बाद अगर फैसला हम लोग के विपक्ष में आता तो हम लोग कार्रवाई के लिए तैयार थे। आप जो बोलते हैं हम लोग करते हैं, ये हमने कहा भी है। लेकिन उसके पहले जो इस तरह का कृत्य जो है, ये मैलाफाइड इंटेंशन को दिखाता है। टू बी वेरी ऑनेस्टली सेड, ये आपके मैलाफाइड इंटेंशन को दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड हैं और किसी का ईगो हट हो रहा है, हमें ऐसा लगता है। जबकि हमारा कोई ऐसा प्रयास नहीं कि हम किसी को ईगो हट करें। मुझे लगता है कि जेन्युइन कैंडिडेट आने चाहिए, मेहनती कैंडिडेट आने चाहिए। बस हमारी लड़ाई इतनी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन आप पूछताछ में क्यों नहीं सहयोग दे रहे हैं? आपको 3 बार, आपने खुद बताया कि 3 बार आपको CID की तरफ से नोटिस सर्व किया जा चुका है, उसके बावजूद आप पूछताछ से क्यों भाग रहे हैं? नहीं, कल मैं गया था, मैं आपको बता दूं, कल मैं गया था। उसके बीच में मेरा कुछ ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो उसमें भी थोड़ी परेशानी होती है। व्यक्तिगत लाइफ में भी कुछ, चूँकि मैं अपने घर में अकेला हूँ, तो बहुत सारे काम भी होते हैं, संस्थान के भी काम होते हैं और भी कुछ पर्सनल काम होते हैं। कल मैं गया भी था, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता था कि जो है ये कल पूर्णिमा की छुट्टी थी और इन्होंने पूर्णिमा की छुट्टी के दिन मुझे बुलाया था। मैंने वहाँ कॉल भी किया था, ऐसा नहीं है, पर मैंने कुछ लोगों से बात की तो मुझे मना किया गया कि फ़िलहाल जो है मेरे हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए, कुछ राय ले लीजिए, ठीक है, या अपने समय की व्यस्तता के बीच में मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कानूनी राय ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें मैं देखूंगा, अगर मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो मैं ज़रूर जाऊँगा, और मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए तो मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। वैसे मेरा अभी ट्रीटमेंट भी, मैंने इधर जो इधर लड़ाई के दौरान मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था पैरों का, तो उस बीच में प्रॉपर तरीके से मैं नहीं करा पाया। मैंने इस लड़ाई में बहुत कुछ खोया है, बहुत अपनों को भी खोया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने खोया है। तो कम से कम मेरा जो अभी प्रायोरिटी में मेरा हेल्थ है, और जो हमने पिछले 1 साल को जो लॉस किया, तो फिलहाल मेरा ध्यान उस पर है। मुझे लगता है, मुझे लगेगा कि नहीं ज़रूरी है तो मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं इससे भागूंगा नहीं, भागेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं। अ, क्योंकि मस्ताना सर का जिक्र बार बार हो रहा है और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जेल में है, इसके लिए हम ये जानना चाहेंगे कि उनका इस पूरे मामले में रोल क्या था, क्योंकि रोल कई बार स्पष्ट नहीं हो पा रहा है बिल्कुल से। नहीं, मस्ताना सर का रोल बस इतना ही था कि एज ए विसल ब्लोअर वो आगे आए और उन्होंने अपने छात्रों से इस बातों को रखा कि नहीं, पेपर लीक कहीं ना कहीं जो है हुआ है। बस उनका रोल इतना ही है कि वो एक विसल ब्लोअर की तरह जो है छात्रों को जागरूक करने का काम किए। उन्होंने पहले भी कहा था, उनके कई वीडियोस मेरे हिसाब से मौजूद हैं यूट्यूब पे भी, मैंने देखा है कि उन्होंने छात्रों को, कि अगर कहीं सेटिंग होता है तो उसके अगेंस्ट में आप बताइए, प्रशासन को भी बताइए, हम लोग को भी बताइए। तो एज ए विसल ब्लोअर ही उनका कहीं रोल था। बाकी बात, इस सीन में वो खुद ब खुद आ गए, ये कह सकते हैं कि नियति उनको ले आई, जबकि वो, हम लोग उनको लाना नहीं चाहते थे। मैंने कहा कि आप इंटरव्यू जरूर लीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जब वो निकले तो रिक्वेस्ट जरूर, मैंने 10 बार उनको मना किया था कि सर आप मत आगे आइए, हम लोग इसमें देख लेंगे, आपको आगे नहीं आना चाहिए। लेकिन वो खुद से, मैंने कहा कि उनके अंदर देखिए, उनके ना माता है, ना पिता है, ना कोई भाई है, कोई भी उनका नहीं है, लाखों की उनकी सैलरी है, सेक्शन ऑफिसर हैं वो वर्तमान में, उन्हें क्या ही पड़ी थी, पर उनके वो अंदर का जुनून था, उनके अंदर का एक, मतलब कह सकते हैं ईमानदारी थी। उन्हें लगा कि नहीं गलत हो रहा है, वो बार बार बोलते भी थे कि नहीं कुणाल भैया गलत हो रहा है, और अपने लाइव सेशन में भी बोलते थे कि नहीं गलत हो रहा था। शायद इसीलिए वो आगे आए, बस इनका रोल इतना ही था और इससे ज़्यादा कुछ एक नहीं था रात रोल था पहले उनको। कुछ उनको आंसर्स आए थे जी ये चीज़ों के बारे में जी बताइए जी, जरा बिल्कुल विस्तार बिल्कुल से। बिल्कुल, वो डिस्कशन मुझसे भी हुआ था अगले दिन। उन्होंने एक डीएसपी सर को भेजा था, ठीक है। मैंने तो पहले देख के, चूंकि हर चीज़ पे विश्वास किया जा सकता है, जब हम लोग जब साक्ष्यों को सारा देखे थे, किसने भेजा था वो क्वेश्चन? मस्ताना सर ने भेजा था। नहीं नहीं, उनको किसने भेजा था? उनके स्टेटमेंट के अनुसार एक दीपिका नाम की महिला और मनीष, 2 लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे। उन्होंने इनको बताया, दीपिका ने इनको फ़ोन करके बताया कि सर जो है पेपर लीक है, ठीक है, पेपर लीक है। उन्होंने उनको क्वेश्चन के आंसर बताए और इन्होंने जो है डीएसपी सर को फॉरवर्ड कर दिया एज अ प्रूफ कि भाई हम किसी को फॉरवर्ड किए रहेंगे तभी तो प्रूफ रहेगा। क्योंकि मोबाइल पे देख रहे हैं, इतना झूठ मूठ का बवाल हो रहा है कि नहीं उसमें लॉक फाइल नहीं, फलाना धमाका, लेकिन व्हाट्सएप को कोई जो है वो नहीं कर सकता, उसमें कोई डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता, उसमें गलत टाइमिंग नहीं सेट किया जा सकता। हम भी जब शुरू में देखे तो हमको भी बड़ा अजीब लगा ये। एक रात पहले जब किसी के पास सपोज अगर 15-20 क्वेश्चन के भी आंसर हैं, वो सीधे सीधे उत्तर, क्वेश्चन में नहीं, सीधे सीधे उत्तर, तो ये कहीं ना कहीं तो डाउट क्रिएट करता ही है। तो वो लड़की इनको बताई और इन्होंने जो है बाद में इस चीज़ को, हालांकि बताया तो था, लेकिन बाद में इन्होंने जो है सीआईडी के सामने अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत भी किया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, जो हम लोगों ने कोर्ट में इस बात को रखा है, जिन 2 लोगों के कहने पे, दीपिका और मनीष के कहने पे, बयान पे जो है इन लोग मस्ताना सर को जेल हुआ है, जो भी फैब्रिकेटेड भी बताया जा रहा है सीआईडी के द्वारा कि नहीं इनका बयान फैब्रिकेटेड है, इन्होंने गलत बयान दिया है, वो दोनों लोग केस में इंटरवेनर बने हैं, दोनों लोग।
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यस, तो मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ लोकतंत्र के कैमरे पे, जो इंटरवेनर बना है, जिसका ऑलरेडी इस इंटरेस्ट है इस एग्ज़ाम में, वो मस्ताना सर के फेवर में क्यों बोलेगा? और यही बातें हम लोगों ने कोर्ट में भी रखी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि है जब कौन? इंटरवेनर बना ये है, कौन, मतलब इनका बैकग्राउंड क्या है? दीपिका और मनीष जिनका नाम आपने नहीं बताया। मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानता हूँ। दीपिका इनकी बहुत पुरानी, जैसा मैंने भी पूछा था, दीपिका इनकी मुँह बोली बहन है, 14-15 साल पुराना इन लोगों का जो है टर्म है। और मनीष के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना ही इन लोगों से मेरी कभी चर्चा हुई। दीपिका बताते हैं सर कि हमारी बहुत पुरानी, और मैंने बात भी एक दो बार करते सुना है, वो भैया भैया बोल के संबोधित कर रही थी। तो बस मैं इतना ही जानता हूँ इन लोगों के बारे में, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जानकारी जो मैंने आपके कैमरे के सामने बोली कि जिन दो लोगों के बयान पे मस्ताना सर को जेल भेजा गया है, ठीक है, स्टेटमेंट पे गलत बताया गया, वो दोनों लोग इस केस में इंटरवेनर बने हैं। तो इंटरवेनर का तो सेल्फ इंटरेस्ट है, तभी तो इंटरवेनर बना है, तो वो सर के पक्ष में क्यों बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। ये तो सोचने वाली बात है, अंडरस्टूड सी बात है ये, बस इतना ही है। मतलब उनकी मुंह बोली बहन जो 10-15 साल से उनसे जान पहचान में थी, उन्होंने हाँ, उन्होंने कहा था कि पढ़ाया भी था, पढ़ाया भी था। नहीं देखिए, अभी मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता फंसाया, हो सकती है उसकी कुछ मजबूरी भी हो, ये भी तो हो सकती है। क्योंकि हम लोग को ये पता चला था कि जब उनका 164 का बयान जब उनका लिया जाना था, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, जैसा कि हमको मस्ताना सर के द्वारा ही पता चला था। तो हो सकता है कि दैट टाइम उनकी कोई मजबूरी भी हो। ये कालांतर में ये पता चलेगा कि क्या मजबूरी थी, क्या सच्चाई थी। एक बार कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए और उसके बाद देखिए कि उसमें क्या सच्चाई थी। अभी उन्होंने बयान भी नहीं दिया है, जबकि मनीष का जहाँ तक हम लोग का जानकारी है कि 164 का बयान हो गया है, मतलब लेकिन वो केवल दीपिका ने मना बयान, कर दिया। केवल बयान दिया गया या फिर वो गवाह हैं? हाँ, गवाह भी हैं। सीआईडी की हाँ, तो गवाहों का ही तो बयान होता है ना, गवाह का ही तो बयान होता है। 164 का मनीष का हो गया है, लेकिन दीपिका जी का जैसा हम लोग को पता चला है कि उन्होंने खुद बयान देने से मना कर दिया है, ठीक है, खुद ही बयान देने से। अब इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या उनका तर्क है, अब ये तो कालांतर में पता चलेगा, जांच आगे बढ़ेगी, हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन एक सवाल ये जरूर खड़ा हो रहा है कि जब मस्ताना सर को आंसर्स प्रोवाइड किए गए फ़ोन कॉल पे या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उन्होंने इसकी शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई खुद से जाकर के? ना तो एफआईआर कराया, ना कम से कम सन्हा करवाया। बहुत अच्छा सवाल आपका, नहीं बहुत अच्छा आपका सवाल है। जहाँ तक मेरी जानकारी है और मैंने देखा भी है कि मस्ताना सर ने उसी रात या उसके अगले दिन जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, प्रशांत सर नाम है उनका, उनकी वाइफ को उन्होंने शायद भेजा था या बताया था। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसके पीछे की सच्चाई मुझे याद नहीं है उस समय का कि क्या है एग्जैक्टली, पर शायद उन्होंने बताया था, उनकी मिसेस को बताया था, जहाँ तक मुझे पता चला है, ठीक है। और जहाँ तक सर ने भी बताया था कि अब तो ये जानकारी है, ऐसा नहीं है। और उसके बीच में जब बाद में वो आना चाहते थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने 10 बार उन्हें बोला कि सर आप मत आइए, आप सरकार के अधिकारी हैं, आप मत आगे आइए, ठीक है, आपका आगे आना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। मगर उनका आना तो लाजिमी था, क्योंकि वो इस केस में गाहे बगाहे इन्वॉल्व तो हो ही गए थे। तो खुद से इन्वॉल्व तो हो ही गए लास्ट में। नहीं मतलब नहीं, मना कहने करने का के बाद मतलब भी तो इन्वॉल्व हो ही गए वो, हम लोग तो नहीं, मना कर रहे थे उनको उनको। अगर आता है किसी के तरफ से कि ये आंसर्स हैं, भले ही गेस हो या फिर वो असल में हो, ये अभी तक प्रूफ भले ही नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई उन्हें कहता है कि ये आंसर्स हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं या आए हैं, तो उन्हें तो शिकायत कहीं ना कहीं करानी थी, और वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ही गए इस पूरे मामले में। नहीं, तो इस बीच में जो प्रोसेस हुआ, आपका सवाल बिल्कुल सही है, इस बीच में विरोध प्रदर्शन हुआ, हम लोग को कई एक बार बुलाया गया, जेसीसी में बुलाया गया। उसके बाद फिर हम लोग जब एफआईआर हुआ, फिर उसके बाद जो पीआईएल हुआ, तो उन्हें लगा कि चलो प्रोसेस तो आगे बढ़ गया, तो वो कुछ देर के लिए शांत हो गया। हमने उनको बोला कि भाई आप रुक जाइए, आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं, आप सरकार का ऑफिसर हैं तो क्यों आगे बढ़ रहे हो? हम लोग के कहने पर रुके थे, लेकिन एक समय के बाद तो वो खुद ही आगे आ गए। हम लोग तो मना किया, उसके बाद भी आ गए, तो वहाँ कहाँ छुपे वो? लगता है आप लोगों ने गलत सलाह दे दी। मुझे नहीं लगता, पर मुझे लगता है कि हमने उस समय उनको सही सलाह दी थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो किसी परेशानी में उनको पढ़ना चाहिए। शायद ये भी तो हो सकता है कि अगर वो खुद से आगे आते, खुद से अगर एफआईआर दर्ज करवाते या खुद से शिकायत दर्ज करवाते, तो शायद वो कहीं बच सकते थे अगर वो गवाह बनते। नहीं, ऐसा कोई मेरे हिसाब से ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। वो भी तो आगे आए, उसके बाद भी तो आगे आए, गवाह में भी मतलब गवाही भी दी, उनसे पूछताछ भी हुआ, उसके बावजूद उनके साथ क्या हुआ? जो पहले शुरुआत दौर में, अच्छा आप किस पे भरोसा कर सकते हैं बताइए? शुरुआती दौर में अगर आप याद करिए, आप भी न्यूज़पेपर पढ़ती होंगी, शुरुआती दौर में एक चीज़ मुझे यहाँ पर खटकता है कि शुरुआती दौर में कभी इन बातों का जिक्र नहीं हुआ। मस्ताना सर थ्रू आउट कभी उतना जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं। आप उनका टेलीग्राम चैनल को अगर आप देखिएगा, लेकिन पेपर्स में या कहीं ज़्यादा ऐसा जिक्र नहीं मिला। बहुत हाल फिलहाल में जब उनकी गिरफ्तारी हुआ तब जाकर के उनका जिक्र आया। आपका कहना बिल्कुल सही, लेकिन उनके टेलीग्राम चैनल में उन्होंने कई एक बार चर्चा किए थे। उनके टेलीग्राम चैनल मुझे लगता है 20,000 से ऊपर लोग हैं। अपने यूट्यूब चैनल पे भी, अपने एप्लीकेशन पे भी उनके एग्जाम के बाद ही वो चर्चा किए हैं वो।
अगर वो चर्चा नहीं किए हैं, अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो बिल्कुल गलत है। उनके टेलीग्राम चैट को मैथ्स बाई मस्ताना है शायद, उनके टेलीग्राम चैट में जाके देख सकते हैं लोग, अभी मेरे हिसाब से चैट मौजूद होगा। उन्होंने कई एक बार चर्चा किया उन्होंने। मैं एज अ मीडिया पर्सन मैं अपने तरफ से कह रही हूँ कि क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें चर्चाओं में नहीं रहे मीडिया में, या फिर कहें कि जो कोर्ट की सुनवाई हो रही थी, इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी उनका इन्वॉल्वमेंट मतलब कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक से बिल्कुल बहुत अंतिम समय में ऐसा सब कुछ देखने को मिल रहा है। हाँ, ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जिस तरह से आज आप मुझे इंटरव्यू की बुलाई, चूंकि मेरी गिरफ्तारी की चर्चा है, उसी से तरह से वो गिरफ्तार हुए तो वो चर्चा उनकी आम हो गई कि नहीं मस्ताना सर, पूरे राज्य ने जाना कि मस्ताना सर कोई इसमें है। ऐसा नहीं था, वो सीन में पहले भी थे, हम लोगों ने उनको रोक के रखा था। अलग की बात वो फिर सीन में आ गए, चूंकि हाई कोर्ट में चर्चा उठी तो जज साहब ने सवाल पूछा कि आपने मस्ताना सर का जो एविडेंस है उस पर पूछताछ क्यों नहीं की, तो उस पर पूछताछ चालू हुई। ठीक है, बस CID का इतना ही क्या सी बात जवाब है। आया कि क्यों अभी तक पूछताछ नहीं हुई उनसे? नहीं, पूछताछ तो हुई, जब हाई कोर्ट में ये चर्चा हुई तो उसके बाद तो पूछताछ हुई। हाँ, उसके पहले कभी चर्चा नहीं हुई, ना ही पूछताछ हुई। इवन जो 28 लोग नेपाल गए थे, ये कोर्ट में भी बातें हैं, ये 28 लोग जो नेपाल गए थे, 28 लोगों में सिर्फ एक लोगों को, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ एक लोगों को एक्यूज्ड बनाया गया है। व्हाट वाज हर नेम? कृष्णा स्नेही, कृष्णा स्नेही, हिज नेम इज कृष्णा स्नेही। सिर्फ एक व्यक्ति कृष्णा स्नेही को बनाया गया है एक्यूज्ड, बाकी किसी को एक्यूज्ड नहीं बनाया गया है। इसका मतलब मैं क्या समझूं, आप खुद अंडरस्टूड है। सिर्फ एक व्यक्ति को एक्यूज्ड बनाया गया है, उसके अलावा किसी को भी एक्यूज्ड नहीं बनाया गया है। इनका कहना है कि हम लोगों ने जो है डिपार्टमेंट का नोटिस जो है जेएसएससी को भेज दिया है, तो फिर एक व्यक्ति को क्यों एक्यूज्ड बनाया? बाकी भी तो लोग एक्यूज्ड थे, उनकी भी सच्चाई तो सामने है, उनको भी तो पार्टी बनाया जाना जरूरी था। तो उनकी नज़र में हम लोग जो है मतलब कह सकते हैं क्रिमिनल्स हैं। हम लोग सच को सामने ला रहे थे क्रिमिनल्स, और बाकी जो लोग नेपाल गए, नेपाल की यात्रा करने, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति करने, वहाँ पे महानिर्वाण लेने, वो लोग बहुत शरीफ थे, इसलिए एक लोगों को एक्यूज बनाया गया, बाकी किसी को एक्यूज नहीं बनाया गया 28 में से। तो ये सोचने वाली बात है। ये कैसे होता है ये आप लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं है मैं खुल के बहुत सारा चीज़ कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहता। बस ये दुर्भाग्य था कि मस्ताना सर आगे आए और मस्ताना सर के साथ ये हुआ। मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सर का इंटेंशन कभी गलत नहीं था, और ये आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका पे कि आप लोग भी देखेंगे कि मस्ताना सर के साथ न्याय होगा, और 100% होगा, मुझे पूरा विश्वास है। कुणाल सर, आपको लेकर के बहुत चर्चाएं रहती है कि आप भले ही बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, अपने पर्सनल चैनल्स के माध्यम से या फिर मीडिया में भी आके, लेकिन आप खुद कभी एफआईआर आपने अपने नाम से क्यों नहीं दर्ज कराया? आपने खुद अपने नाम से पीआईएल दर्ज क्यों नहीं कराया कोर्ट में? ये बार बार सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत अच्छा आपका सवाल है, मुझे लगता है इस सवाल का उत्तर सबको जानना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जब हम लोग सबसे पहले जब एफआईआर करने गए थे, तो एफआईआर करने गए तो वहाँ पे राजेश प्रसाद जी थे। उनका ये कहना था, सर का वकील सर हमारे जो अजीत सर हैं, आप उनसे भी ये चीज़ क्लेरिफाई कर सकती हैं। अजीत सर का कहना था कि एफआईआर और पीआईएल वही व्यक्ति करेगा जो इस एग्ज़ाम में कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं होगा। 2016 की भी मैंने परीक्षा दी थी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 2016 में मैंने जेएसएससी का सीजीएल का परीक्षा दिया था, मैं पास भी था, 313 या कुछ मेरा मार्क्स था उस समय, और वही परीक्षा ये आज तक कंटिन्यू, आपको पता होगा। और उस समय एज में रिलैक्सेशन दिया गया था, और उस समय के जितने भी परीक्षार्थी थे वो आज तक कंटिन्यू हैं, ठीक है। तो चूंकि मैं खुद परीक्षार्थी था 2016 में, इसलिए मैं तो पीआईएल करता ना तो मैं बन सकता था, और ना ही मैं एफआईआर करता बन सकता था। ये सिंपल सा लॉजिक, बस इतना ही था। ये चीज़ें क्या है, क्या नियम है इसके पीछे का नियम तो मुझे नहीं पता, नियम कुछ ना कुछ होगा। तभी अजीत सर ने, जब इतने वरिष्ठ वकील हैं, तभी उन्होंने कहा। उसके बाद हम लोग कुछ लोगों को फ़ोन कॉल्स भी किए, सारे सर लोगों को, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तब फाइनली में प्रकाश पोद्दार सर, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था, ठीक है, प्रकाश पोद्दार सर तैयार हुए। इसके पीछे का और कोई लॉजिक नहीं है। कोई इसका क्या नैरेटिव सेट करता है मुझे पता है, तरह तरह के लोगों के बारे में नैरेटिव सेट किया जाता है। नैरेटिव आपके लोकतंत्र के बारे में सेट किया जाता है, तीर्थनाथ आकाश जी के बारे में सेट किया जाता है, जबकि तीर्थनाथ आकाश जी इतने ईमानदारी से हर बातों को रखते हैं। मुझे लगता है कि झारखंड में इतना डेयरिंग पत्रकार है जो बिना डरे सिस्टम से भिड़ता है। नहीं, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। तो कहने के बारे में तो भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन सच्चाई आप अजीत सर से पूछ लीजिएगा इस चीज़ को। चूंकि मैंने भी एग्जाम दिया था, मेरा भी एडमिट कार्ड इशू हुआ था, इसलिए मैं पीआईएल करता नहीं बन सकता। वो पूरा केस ही फॉल्स हो जाता, पूरा केस फॉल्स हो जाता, और हम वो नहीं चाहते थे कि पूरा केस फॉल्स हो। बस यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। एक सवाल ये भी है, बार बार ये भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि आप कोचिंग संचालक हैं, एग्ज़ाम फाइटर नाम से आप कोचिंग का संचालन करते हैं, और उसमें दोनों तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। वो जिनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ, डीवी के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ, और वो भी जो पेपर लीक की बात कह रहे हैं, पेपर लीक का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन आपने केवल और केवल उन लोगों के साथ ही जाना क्यों मुनासिब समझा जो पेपर लीक का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? उन लोगों के साथ आप क्यों नहीं हैं जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं? सबसे पहले तो मैंने सच के साथ जाना मुनासिब समझा।
2016 में भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब रघुवर दास जी की सरकार थी, 2016 में भी जेएसएससी सीजीएल की मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, पता कर लीजिएगा, मेरे ट्विटर पे भी मौजूद है। रघुवर दास जी के विरुद्ध मैं बहुत लंबी लड़ाई लड़ा हूँ, लगभग 2 साल तक, वो भी 2 साल तक। पीएमओ तक पहला कोई मैटर था, झारखंड सरकार का पहला कोई मैटर था जिसमें पीएमओ संज्ञान लिया था और मुख्यमंत्री जी को आनंद फानन में मीटिंग करना पड़ा था। ठीक है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। उस समय में मैं कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ ही था, उस समय भी मैं पास कैंडिडेट था, मुट्ठी भर लोगों के साथ था, लेकिन सिस्टम का पता चला कि भाई हर चीज़ का एक लॉ है। मुझे लगा कि उस समय उतना नॉलेज नहीं था, हाई कोर्ट का वगैरह का नॉलेज नहीं था, तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं है। फाइनली कोर्ट से न्याय आया, तो बाद में इस चीज़ का आभास हुआ कि नहीं, जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे वो सही नहीं है। और वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में उस समय जिस समय था, उस समय ये इलेक्शन का मूड था। ठीक है, पूरे स्टेट में एक परिवर्तन की लहर थी, छात्रों के बीच में कुबाल था, आप लोगों ने भी कवरेज किया, पूरी मीडिया लोगों ने कवरेज किया है। ठीक है, तो उस समय तो किसी को सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन हम लोग जो साक्ष्य हम लोग के आंख के सामने था, जो हम लोग देख रहे थे, जिसको हम लोगों ने कई एक बार क्रॉस वेरीफाई किया कि नहीं पेपर लीक है, इस मोबाइल के टाइमिंग को आगे पीछे करके, कहीं हमारे दिमाग में ये भी था कहीं कोई टाइम आगे पीछे करके कोई धोखा तो नहीं दे रहा है। लेकिन हमने कई एक तथ्यों को सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद, कुछ टेक्नोक्रेट से बात करने के बाद ही एडिशन लिया कि नहीं, समथिंग इज फिजी, पेपर लीक तो है। और उस समय जो ये पास कैंडिडेट है, जो हमारे पास वाले भाई, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जो पास कैंडिडेट है वो भी हमारे साथ थे, ये भी आपको बताना चाहिए, वो भी हमारे साथ थे। अलग की बात है, उनका रिजल्ट हुआ, उसके बाद वो हमसे सेग्रीगेट हुआ, उन्होंने अपनी एक अलग लड़ाई चालू की। ऐसा नहीं कि उनको, वो भी हमारे साथ थे, वो भी आज भले उनको सही लग रहा हो, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि 96% झारखंडी, ये अगर 96% झारखंडी में चोर लोग होते, क्या हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? बाहर का चोर चोर और हमारा अंदर का चोर चोर नहीं। अगर एक व्यक्ति भी, मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति भी अगर गलत तरीके से आया, तो क्या उसके साथ यह अन्याय नहीं है? क्या एक पढ़ने वाले लड़के के साथ अन्याय नहीं है? इसका फैसला करने वाला मैं नहीं होता हूँ, ये न्यायालय। मैंने तो उन लोगों को भी कहा, अपने भाइयों को कहा कि आप लोग कोर्ट में अपनी बातें रखिए, हम लोगों ने, आप भी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आप भी इतने महंगे महंगे वकील ला रहे हैं, 2 वकील ला रहे हैं, हमारे तरफ से तो एक ही वकील सिर्फ 2 हेयरिंग में है, आपके यहाँ तो शुरू से सुप्रीम कोर्ट के वकील आ रहे हैं। तो ये बातें मैं नहीं रख सकता हूँ, न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया की मैं ये बातें को नहीं कर सकता हूँ। या तो मेरा लॉयर बोलेगा या तो उनका लॉयर बोलेगा, तो दोनों लॉयर ने बातें रखी। अब जो न्यायालय को सही लगेगा वो करेगा। जैसे सीजीएल की भी जांच सामने आने दीजिए, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आने दीजिए, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी देखिए क्या होता है। अब इसके बारे में मैं कहना अतिशयोक्ति होगी, मुझे जो पता था मैंने आपको कैमरे के सामने बता दिया। हमें लगता है धांधली हुई है, बाकी हाई कोर्ट निर्णय देगा कि क्या हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ भी थे, उनकी भावनाओं के साथ भी, ऐसा नहीं कि सब लोग जो है गलत तरीके से पास हुए हैं, पढ़ लिख के भी लोग पास हुए हैं। लेकिन ये न्याय की व्यवस्था है कि आपको मामला कोर्ट, मेरे सामने बोलने से कुछ नहीं होगा, या आप मेरे सामने कैमरे में पूछ देंगी तो उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। जो भी बदलेगा, जो भी सही चीज़ें होंगी वो कोर्ट से ही होंगी। और कोर्ट में हम लोगों ने भी अपनी बातें रखी, उन लोगों ने बातें रखी। अब लेट द डिसीजन कम, क्या होता है देखा जाएगा। आपका स्टैंड क्या है, या आपके जो सहयोगी लोग हैं जो जिन्होंने पिटीशन दायर किया है, पेपर लीक का इल्ज़ाम लगाया है, आपका स्टैंड क्या है? क्या होना चाहिए अब इस मामले में? पेपर रद्द हो जाना चाहिए पूरी, या फिर न्याय होना चाहिए? न्याय किस तरह हो? न्याय होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात तो जो सेग्रीगेशन की बात हमारे भाई लोग कर रहे थे, अगर सेग्रीगेशन पॉसिबल होता तो ज़रूर हम लोग उसके साथ जाते, ज़रूर जाते। लेकिन कोर्ट में ये बातें रखी गई है कि एक रात पहले अगर किसी के पास, एक रात पहले वो भी ट्रेन में 10-11 बजे के आसपास, एक रात पहले किसी के पास ट्रेन में था, 2 दिन पहले कुछ लोग नेपाल थे, तो आज बताइए इस मामले को सेग्रीगेट कैसे कर सकती हैं? जेसीसी ने खुद बताया इस चीज़ को, जेसीसी ने खुद बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 8 या 7 बजे के आसपास उनके पास सेंटर पे पेपर आता है। ठीक है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंटर पे, यानी कि 7 से 8 बजे के बीच आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही गई हैं, शायद आप भी उसमें, आपका लोकतंत्र 19 भी था। तो मुझे बताइए, जब एक रात पहले किसी के पास था, 2 दिन पहले किसी के पास आंसर की था, ठीक है, नेपाल वाला तो पूरा क्लियर नहीं हुआ है, वो तो जांच होगा। लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा है हम लोगों ने व्हाट्सएप कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी व्हाट्सएप पे टाइम में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इवन एक लड़के के मोबाइल में जो व्हाट्सएप वाला मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन भी है, उसने क्वेश्चन के साथ उस आंसर का इंडिकेशन भी दिया है। ये कोर्ट में ही बातें रखी गई हैं। तो एक रात पहले जब किसी के पास आंसर था, तो हाउ इट कैन बी सेग्रीगेटेड? कैसे सेग्रीगेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। बस हमारा पक्ष उतना ही है, और अब देखिए उस पर क्या निर्णय आता है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा और बिल्कुल खुले मन से कहूँगा कि जो ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, हमारे ऐसी व्यवस्थाएं बना दी जाती हैं कि जो पढ़ के पास हुआ है उनके साथ भी अन्याय होता है, और जो धांधली के शिकार हुए जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनकी वजह से भी उनका नुकसान होता है। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल आपका दे लेता हूँ नियोजन नीति का। आपने बातें उठाई तो मैं बता देता हूँ। मैं कह रहा था कि जब नियमावली बनी थी तो उसमें ये प्रावधान थे कि 10th और 12 नियोजन नीति जो बनी थी, जो झारखंड से किया है 10th और 12 वही सिर्फ यहाँ का झारखंडी कहा जा सकता है। बाकी ऐसे तमाम झारखंडी हैं हमारे जो अच्छी शिक्षा के लिए बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक है,
तो क्या वो झारखंडी नहीं कहे जाएंगे? वो बहुत सारे लोग जॉब में हैं, हमारे बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं, मजदूर लोग, भाई लोग जो भी बाहर जाकर सेटल हो गए, उन्होंने बाहर से पढ़ाई की, तो क्या वो झारखंडी नहीं कहे जाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। एक माँ बाप का 2 बच्चा है, एक बच्चा, सोचिए कितना रिडिकुलस है, ये बड़ा अजीब सा है कि एक रांची में पढ़ रहा है तो वो जो है झारखंडी है, और एक दिल्ली में पढ़ रहा है तो वो झारखंडी नहीं। एक कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए। लेकिन इस नियम की बनने की वजह से जो हाई कोर्ट में पीआईएल हुआ, 1.5 साल किसके बर्बाद हुए और किसकी वजह से बर्बाद हुए, ये सोचने वाला विषय है। तो उस नियम ऐसे जानबूझ के बनाए जाते हैं, जानबूझ के ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि हम लोग आपस में बटे। रिजल्ट की मैं आपको बात बता दूं, इलेक्शन से पहले जब रिजल्ट नहीं घोषित किया था, जब पूरा मामला क्लियर हो जाता, इसी जैसे सिलसिले की मैं बात कर रहा हूं, तो आपकी कौन सी ऐसी हड़बड़ी थी कि आपने रिजल्ट को पब्लिश किया? आप एक बार पूरी तरह से जांच कर लेते, हाईकोर्ट का फैसला आ जाता, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश करते। तो बांटने का काम किसने किया? हमारे भाइयों को हमसे बांटने का काम किसने किया? हम तो कभी उनका विरोध नहीं थे। मैंने कहा कि पढ़ लिख के लड़के पास किए हैं। कुणाल जी, मुझे ये भी जानना था, जैसे आपने अपना स्टैंड बताया, लेकिन ये भी तो सवाल खड़ा हो रहा है ना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, जितनी तादाद में लोगों की डीवी के लिए सिलेक्शन जिन लोगों का हुआ है, तो वो सारे तो नहीं है। वो सेटिंग तो कुछ ही लोग करते हैं, ये सभी जानते हैं। अगर पेपर रद्द होता है तो सभी का जो मेहनत है, जिन लोगों ने भी मेहनत की, उन लोगों का मेहनत वेस्ट चला जाएगा। मैंने इसका जवाब दिया आपको कि ऐसी व्यवस्थाएं किसने पैदा की, व्यवस्थाएं ऐसी किसने पैदा की। मैंने कहा आपको कि जब ये रिजल्ट हुआ था इलेक्शन के समय, जब ये सारा मुद्दा चल रहा था, तो जो आज पास कैंडिडेट, जो हमारे पास वाले भाई हैं, वो भी हमारे साथ थे। वो हमारा बिखराव उनसे कब हुआ? जब रिजल्ट उनका पब्लिश हुआ। मैंने ये कभी नहीं कहा कि सारे लोग जो है फर्जी तरीके से आए हैं, पढ़ लिख के लड़के भी आए हैं, लेकिन इसको सेग्रीगेट कैसे किया जा सकता है? ये तो कोर्ट में ही होगा ना। हमने तो आपको बता दिया कि मामला जब कोर्ट में है तो हमारे कहने से और आपके इंटरव्यू लेने से या हमारे बोलने से या उनके बोलने से कुछ नहीं हो सकता। अब ये मामला जब न्याय में है, हाई कोर्ट में है, तो ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कैसे सेग्रीगेट करना है इसको। लेकिन ये कह देना आरोप कि सब लोग सजेस्टिंग से आए हैं, ये मेरे हिसाब से ये गलत होगा। लेकिन हाँ, इतना तो मैं जरूर कहूँगा कि अगर एक व्यक्ति भी अगर गलत तरीके से आया है तो वो गलत है, वो अपना झारखंडी ही क्यों ना हो, गलत है, क्योंकि उस एक की वजह से एक मेरिटोरियस लड़के का भी रिजल्ट मारा जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं किसने पैदा, किसी मैंने एग्जांपल दिया कि नियोजन नीति का आप एग्जांपल ले लीजिए। ये बांटने का काम कौन कर रहा है? बांटने का काम तो सरकार कर रही है ना। अगर रिजल्ट पब्लिश नहीं होता, आयोग अगर रिजल्ट पब्लिश नहीं करती, तो ये आज व्यवस्था पैदा नहीं होती। ये सिचुएशन ये जो रकस है, इसको लेके ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है, ये पैदा नहीं होता ऐसी स्थिति। हाईकोर्ट का वेट कर लेते जेएसएससी, और हाईकोर्ट का वेट कर लेते, जो भी रिजल्ट होता हम लोग सब लोग एक्सेप्ट करते। तो रिजल्ट क्यों पब्लिश किया आपने बीच में? इसी तरह नियोजन नीति में आप लोगों ने किया। नियोजन नीति में 1.5 साल छात्रों का बर्बाद हुआ। ये बताइए, अजीब सा नियोजन नीति की 10वीं और 12वीं जो यहाँ से पास किया है वही सिर्फ झारखंडी वही फॉर्म भर सकता है, और ये फिर कोर्ट में खारिज हो गया। और बिल्कुल अजीब सा इलॉजिकल बात था कि बाहर से कोई लड़का अगर झारखंड का पढ़ा है तो वो झारखंडी नहीं। क्या हुआ? लेकिन 1.5 साल किसकी वजह से बर्बाद हुए, मुझे ये बताइए। 1.5 साल किसकी वजह से बर्बाद हुए? आयोग की वजह से बर्बाद हुए, कार्मिक की वजह से बर्बाद हुए। आप ऐसा नियम ही ना करिए, ऐसा काम ही नहीं करिए कि छात्र बटे। तो भाई वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मामला कोर्ट में है, तो अब देखते हैं किसकी जीत होती है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो प्रश्न उठाए हैं, जो विषय उठाए हैं, वो सही है, और न्यायालय भी कहीं ना कहीं इससे कन्विंस है। और बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर भाई भी अंदर थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, उन लोगों ने भी देखा। अब देखते हैं, लेट द डिसीजन कम, क्या आता है, उसके बाद हम लोग फिर से बैठेंगे एक बार चर्चा पे। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं आयोग ने पैदा की। आयोग अगर रिजल्ट नहीं देता तो जो हमारे पास वाले कैंडिडेट थे वही हमारे साथ खड़े थे और एक्टिवली खड़े थे। ये आप लोगों ने भी देखा था। रिजल्ट पास हुआ, हर व्यक्ति, देखिए दुनिया बहुत सेल्फिश है। शायद अगर आप भी होती या मैं भी होता, मैंने भी 2016 में किया, इस चीज़ को मैंने बताया, जबकि उस समय हम लोग के साथ संख्या बहुत कम थी। उस समय रघुवरदास की सरकार थी, हमारी संख्या बहुत कम थी, मुश्किल से 7 से 8 हज़ार, और फेल वाले कैंडिडेट का 5 लाख के आसपास संख्या था। लेकिन फिर भी मैंने लड़ा। मुझे लगता था कि रिजल्ट सही हुआ है, हम मेहनत से पास हुए हैं, तो हम लड़े। अलग की बात है, कोर्ट में सारा रद्द हो गया, पूरी प्रक्रिया रद्द हो गई, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये इंसान का एक फितरत है। उन लोग को लग रहा है कि हम जेन्युइन हैं, कैंडिडेट हैं, मेहनत किए हैं, तो वो लोग बेचारे लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई भी सही, मैं कभी उनकी लड़ाई को कभी गलत नहीं बोला। लेकिन हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें भी इस लड़ाई पे फक्र है कि हम मुट्ठी भर लोग हैं, पर इस एक आयोग की जो सड़ी गली व्यवस्था है उसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका पे कि हम इस लड़ाई में जीतेंगे। 3 दिनों तक लंबी सुनवाई चली, क्या हुआ सुनवाई में, और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपके साइड, मतलब कि जो पिटिशनर हैं वो लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? होप फॉर द बेस्ट। सुनाई बहुत अच्छी हुई, और जज साहब लगभग हमारे बातों से कन्विंस हुए, लगभग हमारे बातों से कन्विंस हुए। बाकी जज साहब के क्या दिमाग में चल रहा है वो तो दोनों तरफ का बात सुनेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हम लोग की तरफ से उठाया गया था, रेज किया गया था, जज साहब को लगा कि समथिंग इज़ फिजी। जैसे सबसे पहले तो जांच पे, कि जांच में जो है एफआईआर सबसे पहले 2 महीने के बाद क्यों दर्ज किया गया, वो भी हाई कोर्ट के आदेश पे।
एफआईआर हम लोगों ने बहुत पहले किया था, सितंबर में एफआईआर किया था, लेकिन एफआईआर को हमारे दर्ज नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये एफआईआर जिस दिन स्टे लगा था 17 दिसंबर को, उस दिन न्यायपालिका मतलब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि आप एफआईआर 2 महीने के बाद क्यों नहीं आप एस्टेब्लिश किए, क्यों नहीं आप रजिस्टर्ड किए। हाईकोर्ट के आदेश पे जो है एफआईआर रद्द हुआ, इस पे हाईकोर्ट ने जो है आपत्ति जताई। उसके पहले जो एसएसपी डीसी सारी प्रक्रिया होती है, सबको पत्र से के माध्यम से जो सूचित करना होता है, जो प्रक्रिया में है, हम उन लोगों ने सारी प्रक्रिया की, इस बात को कोर्ट में भी रखा गया। उसके बाद जांच पे जो जांच की टीम बदली गई, उस पर भी जो हाईकोर्ट को आपत्ति हुई। उसके बाद बहुत सारे फैक्ट थे, बहुत सारे ऐसे फैक्ट थे, जैसा कि ये गेस क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो ये 66 क्वेश्चन है ये गेस है। मुझे ऐसा बताइए कि ऐसी कौन सा एक स्टूडेंट को यहाँ पे ले आए या एक टीचर को आगे ले आए कि एक रात पहले, चूंकि 21 तारीख को कुछ गेस्ट क्वेश्चन था और 22 तारीख को जो बहुत सारे लोग जो एक रात में रट के हमारे यहाँ इतने ब्रिलियंट हैं, और वो भी सिपाही लोग इतने ब्रिलियंट हो गए, अरबी के जवान इतने ब्रिलियंट हो गए कि एक रात पहले जो है 10,000 5,000 की संख्या में, और भी क्वेश्चन नहीं, सीधा सीधा उत्तर तो उनको याद हो गया। और शुरुआत से अगर आप फ्लैशबैक में थोड़ा सा 1 मिनट का मैं सब लोगों को बताएंगे, तो स्टार्टिंग में क्या था, जब हम लोग आयोग के पास गए थे, आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, आयोग हम लोगों से मोबाइल मांग रहा था। पहला दिन जब हम लोग लेके गए थे तो ये बोला गया था सूर्य गुप्ता के सर कि वी आर नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हम लोग को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। ठीक है भैया, वहाँ डीएसपी सर भी मौजूद है, ये लाइव है, ये लाइव है चैनल पे। उन लोगों ने नहीं लिया उस दिन कि हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। तो आप अगले दिन फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैसे हो गए? आपने फिर मोबाइल की मांग क्यों की? उसके बाद जब हम लोग मोबाइल भी दिए, हम लोग उसका सबका कॉपी दिए, सीडी में बना के दिए, पेन ड्राइव में दिए, मोबाइल नहीं दिए थे, सीडी में पेन ड्राइव बना के दिए। कई बार मीडिया में चलाया कि सीडी खाली है, जबकि वो सीडी भरी हुई थी, पेन ड्राइव भी भरा हुआ था, खाली है। फिर बताया गया एडिटेड है। माइक्रोस्कोपिक विधि से सुधीर गुप्ता सर ने बताया कि उन्होंने चेक भी करा लिया था और उन्होंने माइक्रोस्कोपिक विधि से बताया कि नहीं वो एडिटेड है, जबकि एफएसएल का रिपोर्ट अंशु जी कहता है, ये हाई कोर्ट में ये सबमिशन में है कि सिंगल मोबाइल में हमारे छेड़छाड़ नहीं है, सिंगल मोबाइल में। यहाँ उनका स्टेटमेंट गलत हुआ ना। उसके बाद जब हम लोगों ने नेपाल की थ्योरी बताई तो पूरा फैब्रिकेटेड बताया गया। नेपाल की थ्योरी भी सामने आई, 28 लोग गए थे, जबकि पहले सब कुछ हम लोग बताते गए, होता गया, जैसा बताते गए होता गया। अब जब क्वेश्चन भी जब एफएसएल की रिपोर्ट में आ गई कि नहीं ये मोबाइल सारे इंटैक्ट हैं, तो उसके बाद एक नई थ्योरी क्या गढ़ी गई कि ये क्वेश्चन गेस है, ये उत्तर जो है ये उत्तर गेस है। मतलब किसी को सपना आया था एक रात पहले कि 66 क्वेश्चन के उत्तर मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूं, उत्तर किसी को जो है एक रात पहले सपना आया था, और वो इतना ब्रिलियंट था कि 1992 का यह हवाला दे रहे को 1992 के एपीएस का एग्जाम का, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का 1992 का एक रात पहले रटा हुआ क्वेश्चन उसको याद आ गया था लड़के को, और उसने गेस क्वेश्चन मारा था। सोचिए कितने ब्रिलियंट लोग हमारे यहाँ पैदा होते हैं, काश ऐसे ब्रिलियंट लोग पैदा हो हमारे पास भी आए। तो सारे के सारे क्वेश्चंस क्यों नहीं मैच हुए, मतलब सारे के सारे आंसर? यही तो जांच का विषय है। जांच का विषय तो हम तो जांच वाली अथॉरिटी नहीं है ना, हमने तो आरोप लगाए, हम लोगों ने दिए भी, ये तो जांच का विषय है ना। जांच का अथॉरिटी तो हम नहीं है, ये जांच के तो हमारे सीआईडी के हमारे सर लोग हैं, एसपी सर लोग हैं, डीआईजी सर लोग हैं, जो लोग हैं, और वो लोग कैपेबल भी हैं। अब ये सामने क्यों नहीं आ रहे, ये तो जांच का विषय है, ये तो सर लोग ही बता सकते हैं, ज़्यादा बेहतर हो उनसे ये सवाल पूछिए। हम लोगों ने ईमानदारी से बात रखा, मुझे विश्वास है कि सर लोग को भी ये बात पता है कि समथिंग इज फिजी, सर लोग को भी पता है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सारा चीज देखिए आप, शुरू में क्या मैनिपुलेट किया गया, शुरू से लेके अंत तक हम लोग सही होते गए, हमारी चीजों को उल्टा करके बताया गया। नेपाल का जब गया थ्योरी सही हुआ तो उसे बताया गया कि धोखाधड़ी है, वहां धोखाधड़ी में जो जिन लोग पास हुए सिर्फ एक व्यक्ति को बनाया गया एक्यूज्ड, बाकी लोगों को क्यों नहीं एक्यूज्ड बनाया गया, ये बातें कोर्ट में भी उठी। मस्ताना सर 2 लोगों के बयान पे, सिर्फ 2 लोगों के बयान पर उनको उठा के जेल भेज दिया गया, और दोनों लोग जबकि इस पार्टी में इंटरेस्टेड है, इंटरवेनर है, तो इंटरवेनर कभी भी फेवर में मस्ताना सर के क्यों ही बोलेगा जब ऊपर से दोनों लोग पास हैं। तो ये बिल्कुल ये सोच का विषय है। मुझे लगता है कि मीडिया वाले ज़्यादा अच्छा इस पर सवाल कर सकते हैं, आप लोग ज़्यादा अच्छी चीज़ों को रख सकते हैं, सोच सकते हैं, तार्किक क्षमता आपकी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप भी एक सीआईडी से कम नहीं होते आप लोग। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको भी इस पर सोच के विचार के आपको एक अलग से इस पर बात रखनी चाहिए कि शुरुआत में क्या क्या था, हम लोगों ने जो देता गया वो सब कुछ सही होता गया, लास्ट में अटक गया कहाँ सुई आके कि ये गेस क्वेश्चन है, और सारी चीज़ों को हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे से सुना है और कायदे से सुना है, सारा पेपर भी सबमिट हो गया, मामला रिजर्व है। अब देखते हैं डिसीजन क्या आता है। क्या उम्मीद है? विश्वास है, न्यायपालिका विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास है, और भरोसा है कि हम लोग के साथ न्याय होगा। तो ये हमारे साथ थे कुणाल जी, कुणाल यानी कि एग्ज़ाम फाइटर कोचिंग के कोचिंग संचालक, और इन्होंने अपने स्पष्ट रूप से अपनी सारी बातें रखी हैं। पेपर लीक का इल्ज़ाम लगाया गया है जो एसएससी सीजीएल मामले में, और उस मामले में ये पिटिशनर्स के साथ हैं, जहां यानी कि पेपर, इनका भी कहना है कि पेपर लीक हुआ है, इसकी पूरी जांच हो। अब देखते हैं आने वाले समय में जब कोर्ट का फैसला आता है उस समय क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं और फैसला किधर जाता है।
खैर इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। माफ़ी चाहूँगा, मैं एक चीज़ आपके कैमरे के माध्यम से झारखंड के छात्रों को एक संदेश देना चाहूँगा कि आप अपनी खुद की लड़ाई में खुद जो है जागरूक बनिए, मेरा ये कहना है, ठीक है। अदरवाइज चीज़ें देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार का विरोध करिए, अच्छी चीज़ों में सरकार का जो है सपोर्ट भी करिए, अच्छी चीज़ों में सरकार का सपोर्ट करिए। जो आज झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है कि स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 32 इकहत्तर, जो सर्वदलीय बैठक करके पूरा एक टीम बना के जो भी इनके हैं ऑफिसर्स या जो भी इनके कानूनविद हैं, एक राय लेके एक बीच का रास्ता निकाल के कि हम लोग मैक्सिमम लोग झारखंडी का सिलेक्शन हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं अन्याय हुआ है तो उस अन्याय के खिलाफ खड़ा हुई, जहां सरकार सराहनीय काम कर रही है उसकी प्रशंसा भी करिए। जैसे लेडी सुपरवाइजर का और 2-3 एग्जाम हमने उस पर आरोप क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं आरोप लगाया? क्योंकि वो एग्जाम अच्छे तरीके से हुआ है, ठीक है। लेडी सुपरवाइजर का कुछ नियम की वजह से हाई कोर्ट में है, पर धांधली के कहीं आरोप तो नहीं लगे। हम लोगों ने उसका समर्थन भी किया, वेलकम भी किया और आज तक उस पर एक टिप्पणी नहीं की है। तो मैं झारखंड के छात्रों से कहूंगा कि अपने न्याय के लिए जागरूक होइए। अगर आपको लगता है कि कहीं चीज़ें गलत हुई हैं तो आपका उठाना अधिकार है, डरिए मत किसी भी चीज़ से। सरकार जो है सरकार ऐसा नहीं है कि हर आवाज़ उठाने वाले को जो है जेल में डाल देती है। सरकार न्याय भी करती है और कानून भी न्याय करता है। तो मुझे लगता है कि आप जागरूक बनिए, अपनी चीज़ों के लिए लड़िए और जो सच है उसके साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। और आप जो भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।